हेलो दोस्तों, तो कल हमने 190 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 191 से 220 तक। लेकिन इसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी आपका डाउट होगा, आप प्लीज़ जेनुइनली आप पूछिए और पूछने के बाद अगर आपको लगता है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। रीज़न ये है कि मुझे एक जेन्युइन कमेंट जो आ रहा है, वो नहीं आ रहा है मेरे पास। जेन्युइन कमेंट मुझे चाहिए और प्लीज़ अगर आपके पास है जेन्युइन कमेंट, आपके पास जेन्युइन डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ पूछिए। क्योंकि आप पूछते हैं तब जाके मैं उसको और अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाता हूँ, ठीक है? तो जहाँ तक आप करोगे, वहाँ तक मैं भी करूँगा। आप अगर आगे बढ़ोगे, मैं भी आगे बढ़ूँगा। सीधा-सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके? थैंक यू सो मच। चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन जो है वो है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर एक पार्टनरशिप फर्म नई बन रही है, रिकंस्टिट्यूट हो रही है, मतलब जैसे कि ए, बी, सी थे, अब सी छोड़ के चला गया, है ना? या फिर एक नया पार्टनर डी आ गया। किसी भी केस में पार्टनरशिप फर्म जो होती है, सॉरी पार्टनरशिप जो होती है, वो रिकंस्टिट्यूट होती है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली? इसमें क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ठीक है? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। The profit sharing ratio of ABC is 1 by 2, 1 is to 2, okay, 2 by 5 and 110. A है, B है, C है, तो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1 by 2, 2 by 5 और 1 by 10. आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए, रिमेनिंग पार्टनर रेशियो विल बी, कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है? तो अभी आपके पास ये है, इसको आपको इक्वल कर लेना है। तो इक्वल करने के लिए पहले आप क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। बाकी एलसीएम मैं नहीं निकालूँगा, मैं तो 10 कर लूँगा। मेरे को 10 दिख रहा है यहाँ पे, तो सबको मैं 10 कर लूँगा। तो 10 करने के लिए क्या करेंगे? 2 5 जा होता है, तो इंटू 5, तो यहाँ भी इंटू 5 व्हिच मीन्स 5 बाई 10। यहाँ भी 5, सॉरी यहाँ 2 होगा, 5 इंटू 2 10, यहाँ भी 2 होगा व्हिच मीन्स 4 बाई 10 और ये तो 1 बाई 10 है ही। ओके, सो द रेशियो विल बी 5:4:1। अब ये बोल रहे हैं भाई साहब कि ए रिटायरमेंट हो रहा है ना? ए का रिटायरमेंट हो रहा है, तो बी और सी बचेंगे, तो उन लोग का रेशियो कितना होगा? तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इन लोग का जो ऑप्शन रहेगा, ये जो लास्ट है, आपको कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना? 4:1 जो है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगर इसमें बोला रहता है कि बी ने ज़्यादा शेयर लिया या सी ने ज़्यादा शेयर लिया, उस पर्टिकुलर केस में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता जब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट ये लोग लेते ए से, ठीक है? फिलहाल ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो जो ऑप्शन आपका रेशियो में रहेगा, बस यही आपको निकालना रहेगा व्हिच इज़ 4:1। क्वेश्चन नंबर 193, ड्यू टू रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, है ना? एक पार्टनर है, उसका रिटायरमेंट हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है, तो क्या होता है? तो बेसिकली जो पार्टनरशिप होती है, वो डिसॉल्व होती है ना? यहाँ पे एक वो जो बात है, जो ऑप्शन 2 है, इसमें पार्टनरशिप फर्म बोल रहा है, ठीक है? सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फर्म कब डिसॉल्व होती है? जब एक कंपनी या एक फर्म जो होती है, ये घर है, जब घर के सभी भाई अलग हो जाते हैं, बोल रहे हैं भैया कि मैं दूसरा घर बनाऊँगा, ये वाला घर तोड़वाओ, इस घर में ये जो घर है इसमें हम 2 घर बनाएँगे, मतलब तुम्हारा घर अलग होगा, मेरा घर अलग होगा। उस पर्टिकुलर केस में हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है। लेकिन किसी के रिटायरमेंट या किसी के डेथ के केस में या फिर किसी के एडमिशन के केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होता। ABC share profit and losses in the ratio of 3:2:1. What will be the new profit sharing ratio of A and C if B retires from the business? ठीक है, ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। क्या नया रेशियो होगा उन लोग का ए बी का जब बी सॉरी ए और सी का जब बी रिटायर करेगा बिजनेस से? सो ये 3:2:1 है ना?
और इसमें भी कोई सेम केस है, कुछ नहीं बोल रहा है। ये भी ट्रिपल एसबी में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रिपल एसबी में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी, इसको आप समझ लीजिए कि ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके इंस्टेंट मेमोरी को, है ना, देखा जाता है। इंस्टेंट मेमोरी जो होती है आपकी, वो चेक करी जाती है, जो कि एक टीचर के पास बहुत ही जरूरी मेमोरी होती है। ठीक है, एक टीचर के लिए जो बेस्ट मेमोरी होती है वो होती है इंस्टेंट मेमोरी। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन देखने को नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है तो बी को कर दीजिए गायब। अब बचा 3 और 1, तो ए है 3 और सी है 1, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195, पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी कंपल्सरली डिसॉल्व बाय कोर्ट इन केस, कौन से केस में कंपल्सरी डिसॉल्यूशन नहीं होता? सो परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, भैया एग्रीमेंट ब्रीच करोगे तो कंपलसरी होगा, है ना, तो ये तो होता है। बिजनेस बिकम इलीगल, अरे भाई तुम ड्रग्स बेच रहे हो तो फिर खत्म हो तुम, कोर्ट तो बोलेगा तुरंत बंद करो। कंटिन्यूअस ह्यूज लॉसेस, लगातार लॉस बियर कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो भाई, बिजनेस कर रहे हो कि अपना नुकसान कर रहे हो, तो इसमें भी कोर्ट बोलता है कि तुम बंद कर लो। लेकिन एक बंदा रिटायर हो गया, है ना, एक बंदा रिटायर हो गया, अब 3 थे, 2 बच गए, तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट नहीं बोलता तुमको कि तुम बिजनेस बंद कर लो। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड द सेटलमेंट ऑफ एसेट। तो सेटलमेंट ऑफ एसेट जब भी आप देखो, इसको आप याद रख लो, सेटलमेंट ऑफ एसेट जो होता है बिटवीन द पार्टनर्स, ये आपका 48 में होता है सेक्शन। ठीक है, याद रख लेना, सेक्शन 48। अब इसको लिख लो अपने नोट में, ये है सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ एसेट। ठीक है, अच्छे से लिखो, नोट्स बनाओ, और यही काम आने वाला है आपकी इंस्टेंट मेमोरी में। When the partnership firm is dissolved, the following account is opened in the book of firm। अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, देखिए यहाँ पे बात है फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व होती है, तो जब फर्म डिसॉल्व होती है, जब एक फर्म डिसॉल्व होती है, तब सारे एसेट को बेचा जाता है, मतलब सेल किया जाता है, और लायबिलिटी को पे किया जाता है। जो एसेट को सेल किया जाता है इसको अपन बोलते हैं रियलाइज करना, है ना, और रियलाइज के लिए क्या अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ये आपकी यूपी टीजीटी कॉमर्स में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज, एक फर्म डिसॉल्व हो रहा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया हुआ था, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाएंगे, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे सारे एसेट लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटी, और जब लायबिलिटी को पे करते हैं तो वो यहाँ पे आता है पे लायबिलिटी, और जो एसेट को पे करते हैं उसको अपन यहाँ एसेट से रियलाइज होता है सेल ऑफ एसेट, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो अभी ये पूछ रहा है कि डिसोल्यूशन हुआ फर्म का, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, मतलब वो लायबिलिटी यहाँ पे नहीं आई, लेकिन हमको तो पे तो करेंगे, पे करेंगे तो क्या रिलेशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी आपकी यूपी पीजीटी का है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं भाई पीजीटी एग्जाम में, बहुत डरने वाली बात नहीं है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इट्स एसेट आर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट एट, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो एसेट रिलेशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, तो ये बुक वैल्यू में ट्रांसफर किए जाते हैं। जब रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, जैसे मैंने बताया, रिलेशन अकाउंट बनाओगे तो इसमें जो एसेट ट्रांसफर करोगे, एसेट लिखोगे, इसको आप बुक वैल्यू पे लिखोगे। ठीक है, बुक वैल्यू पे लिखोगे, लेकिन जब रियलाइज होंगे तो मार्केट वैल्यू पे जैसे भी रियलाइज होंगे। ठीक है,
रियलाइज होने का वैल्यू तो वो होगा जिसमें आप सेल करोगे, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो लिखने वाला केस है डेबिट में, ये कैसे लिखते हैं अपन, बुक वैल्यू पे लिखते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है रियलाइजेशन पे। रियलाइजेशन मतलब फाइनल बात हो रही है यहाँ पे, जो ट्रांसफर होगी पार्टनर के कैपिटल में किस में होगी, तो भैया जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस पे होगी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। व्हेन शेयर, देखो कंपनी में आ गए अपन, ठीक है, पार्टनरशिप अपन ने खत्म कर लिया, एमसीक्यू खत्म कर लिया पार्टनरशिप का, अपन पहुंच गए कंपनी में। अगर शेयर फॉरफिट होते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा किससे, कॉल्ड अप अमाउंट जो रहता है उससे आप उसको ये करते हो। ठीक है, ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट से आप उसको डेबिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 202। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट, कौन सा एक कंपनी के बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो जो रिजर्व कैपिटल आपका होता है वो आप कंपनी के बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। कैपिटल रिजर्व शो करते हैं भैया, ठीक है, मैं बता रहा हूं पहले, कैपिटल रिजर्व जो है आप शो करते हैं, रिजर्व कैपिटल आप शो नहीं करते हैं। कैसे शो नहीं करते हैं, एग्जांपल ले लीजिए। रिजर्व कैपिटल होता क्या है, कैपिटल का वो पार्ट, कैपिटल का वो पार्ट जो आप वाइंडिंग अप के टाइम में मंगाएंगे। ठीक है, वाइंडिंग अप जब करेंगे कंपनी का तब आप मांगेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके एनवीएस में 2022 में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आपके ईएमआरएस में आया हुआ है। ठीक है, मैंने एक डीएवी का एग्जाम दिया हुआ था, है ना, जो लोकली कंडक्ट होता है उसमें भी आता है, ये बार बार पूछा जाता है। ये आपके डी ट्रिपल एस बी में भी कई बार पूछा गया है। ये आपके यूपी पीजीटी में भी पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ये केवीएस में भी पूछा गया है। अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूं तो भी आप समझ लीजिए सब जगह पूछता है भाई, याद रखना। ठीक है, जो रिजर्व कैपिटल होता है वो होता क्या है, इसको कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं लिखते अपन। ऑथराइज्ड कैपिटल आता है ऊपर में, ऊपर में लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर क्या नहीं है। ठीक है, वो फिक्स नहीं है भैया। जैसे कि प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में क्या निकालते हैं, ईपीएस निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। तो ये किसी साल कुछ और रह सकता है, लेट सपोज 100 रुपए था, नेक्स्ट ईयर ये 110 भी हो सकता है। ये आपके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रॉफिट अगर आपका हर साल डिसाइडेड रहता है, इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको सैलरी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो हर साल अलग अलग होता है। सैलरी हमारी फिक्स रहती है लेकिन प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज शोन इन, अगर प्रीमियम रिसीव कर रहे हो इशू ऑफ शेयर पे तो वो कहाँ शो होता है, तो ऑप्शन आपका है डी, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, प्रीमियम रिसीव हो रहा है इशू ऑफ शेयर पे। ओके, तो ये आपके पर्टिकुलर किस उसमें आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, इस नाम से आप अकाउंट खोलते हैं और उसको लिखते कहाँ पे हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओनर्स कैपिटल इंक्लूड, ओनर की कैपिटल क्या इंक्लूड करती है, तो ओनर की कैपिटल जो होती है इक्विटी शेयर इंक्लूड करती है। बाकी जो आपका कैश है, स्टॉक है, बैंक है, ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी कंपनी की है। ठीक है, और हमको सबको पता है कि जो कंपनी होता है ये एक अननेचुरल, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन इसको बोलते हैं। ओके, क्लियर। द अंडरराइटर हैज टू टेक अप, एक अंडरराइटर जो होता है वो क्या लेता है, तो उसका भैया एग्रीड पोर्शन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड पार्ट। जैसे कि एक अंडरराइटर होता क्या है, अंडरराइटर वो पर्सन होता है, अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो किसी केस में
जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे तो वो अगर वो पब्लिक को देगी, वो पब्लिक को अगर देती है डायरेक्ट, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोच में पड़े रहते हैं, तो वो लोग खरीद नहीं पाते विद इन टाइम। तो ये क्या बोलता है कंपनी कि एक काम करता हूँ मैं इसको अंडरराइटर को देता हूँ। अंडरराइटर क्या करते हैं, अंडरराइटर लोग इसको सेल करते हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है? क्लाइंट्स को सेल करते हैं और क्लाइंट्स अगर नहीं खरीद पाए, लेट्स सपोज 80,000 क्लाइंट ने खरीदे, 20,000 बच गया, तो इसको कौन खरीदेगा? इसको खरीदते हैं अंडरराइटर, ठीक है? तो ये एग्रीड पोर्शन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड पार्ट जो होते हैं, वो ले लेते हैं। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अमाउंट रिसीव्ड इज एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू। अमाउंट जो रिसीव होता है, फेस वैल्यू लेट सपोज 100 रुपए है और मुझे 120 रुपए रिसीव हुए, विच मीन जो 20 रुपए जो रिसीव हुआ वो मेरा क्या है, तो ये मेरा होता है शेयर प्रीमियम। ओके, इसको अपन बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेफ्ट ऑन फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। अगर फॉरफिटेड अकाउंट आप बनाते हैं, उसका ये होता है क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे, तो इसको अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कि उसको अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर इज द सेम एज ऑफ शेयर फॉर फीचर। ठीक है, सरेंडर ऑफ शेयर का इफेक्ट जो होता है वो कैसे होता है, फॉर फीचर ऑफ शेयर के जैसा। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड किस पे पे होते हैं, पेड अप कैपिटल पे। ये अभी आपके ईएमआरएस में पूछा गया था, ठीक है, ईएमआरएस 2022 में पूछा गया है। शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिट किए जाते हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। अगर आपके पास कॉल मनी रिसीव नहीं हुई है तो शेयर फॉरफिटेड होते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज किया जा सकता है किसके लिए, सो मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे चीज मैं बताना चाहूंगा। एक मेरे को प्यारा सा कमेंट आया था मेरे भाई का। मेरे भाई ने बोला कि भैया आप जो होते हैं कि ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे क्यों नहीं बताते हो। तो मैंने बोला कि देखो भाई, मेहनत तो मैं भी वही वैसी करता हूँ। मेहनत मैंने भी पूरी स्लाइड बनाने में मेहनत मैंने पूरी करी है। लेकिन मैं आपका टाइम पास नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे टाइम पास बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आपको भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो आंसर है ना, उस पे स्टिक करो। जब आप 3-4 जो वो देखते हो ना, 3-4 ऑप्शंस देखते हो, तो आप अपना दिमाग खराब करते हो, कुछ नहीं करते आप। आप अपना केवल दिमाग खराब कर रहे हो। दिमाग खराब करोगे, तो गलत आंसर भी आपको याद आने लगेंगे। आपका माइंड जो होता है, वो ऐसे केमिकल से बना होता है, समझ लीजिए, जो सही चीज़ों को या गलत चीज़ों को नहीं देखता, वो केवल अडॉप्ट करता है। अगर आप गलत चीज़ों को भी पढ़ते जाएँगे, तो फिर वो भी अडॉप्ट करेगा वो। दैट्स व्हाई मैं कभी भी ऑप्शन सारे नहीं पढ़ता। अगर आपको लगता है कि सारे ऑप्शन पढ़े जाने चाहिए, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं सारे ऑप्शन पढ़ के आपको बता दूँगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू कंपनी कैन नॉट इश्यू इट्स शेयर। एक कंपनी इश्यू नहीं कर सकती अपने शेयर, किस पे? तो ऑप्शन है ये जो है डिस्काउंट पे। अच्छा, यहाँ पे एक नया टर्म दिया हुआ न्यू कंपनी। भाई कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी अपने फ्रेश शेयर डिस्काउंट पे कैन नॉट इशू एट डिस्काउंट, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, और नई कंपनी हो पुरानी कंपनी हो डजेंट मैटर। ठीक है, अब पुरानी कंपनी जो होती है ओल्ड फर्म होती है, ओल्ड फर्म होती है या कंपनी बोल लो इसी को। ठीक है, ओल्ड कंपनी जो होती है, इनके पास क्या होते हैं, कुछ शेयर होते हैं जो फोरफिटेड होते हैं, फोरफिटेड होते हैं। अब फोरफिटेड शेयर है, अब फोरफिटेड शेयर को क्या करते हैं लोग, री इशू करते हैं। ठीक है, री इशू करते हैं। अब री इशू को डिस्काउंट कर सकते हो आप, री इशू को डिस्काउंट कर सकते हैं आप, लेकिन फ्रेश इशू को, तो फ्रेश इशू है, इट कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल इन एडवांस
कॉल इन एडवांस जो है वो क्या है? तो ये बेसिकली एक लायबिलिटी होती है भाई। मतलब आपको एक अर्न अर्न्ड सॉरी अर्न अर्न्ड इनकम मिल गई है, ठीक है? तो ऐसे इनकम जिसको आपने अर्न नहीं किया है वो आपकी हमेशा क्या होती है? लायबिलिटी होती है। किसी भी तरह का एडवांस which is advance which are received are same as liability. Okay, next question. Question number 15. Preliminary expenses is और n, ठीक है, is a preliminary expense जो होते हैं वो आपके fictitious asset होते हैं। इसको हम current asset के साइड लिखते हैं और कैसे लिखते हैं? miscellaneous asset में, सॉरी miscellaneous expenses के नाम से, ये हमारे करंट एसेट में आते हैं। लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि miscellaneous expense लिखा होता है। ओके, दैट्स व्हाई लोग कंफ्यूज होते हैं, अदरवाइज ऐसे कंफ्यूज होने वाली ऑप्शन कंफ्यूज होने वाली बात इसमें नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, uncalled amount on share which can be called only at the time of company's liquidation is called। अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया हुआ था। It is named the term is named as reserve capital। The next question is, share of a company are forfeited if, एक कंपनी के शेयर होते हैं फॉरफिट किए जाते हैं कब? एंड सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी और बोथ आर अनपेड। अनपेड कॉल्स आर, जो अनपेड कॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। जो डिस्काउंट अलाउ किए जाते हैं रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर पे, वो डेबिट कहाँ किए जाते हैं? सो ऑप्शन सी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 220, it is the last question of the day। Okay, and through that uh, I'm requesting you again, please comment how the session was। Okay, and please subscribe the channel and like the video and share if you have good friends। Okay, thank you। The answer will be fully paid। शेयर वारंट, शेयर वारंट क्या होता है? फुली पेड के लिए इशू किया जाता है। लेट्स सपोज अ शेयर विच इज नॉट फुली पेड, 90% आपने पे करा हुआ है, 10% आपका रिजर्व कैपिटल बना हुआ है। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में आपको ये शेयर वारंट नहीं मिलता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।